हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर केशव रखोटी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज अपन लोग सॉलिड स्टेट में सेकंड लेक्चर में अपन लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अपन लोगों ने देखो सॉलिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद अपन लोगों ने डिस्कस किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। जो भी थ्योरी में बोर्ड्स में क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन लोगों ने डिस्कस भी किए। कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को करने के लिए, होपफुली आप लोगों ने कर भी लिया। तो चलिए अब अपन सेकंड पॉइंट से शुरू करते हैं कि अपन लोग अब इसको देखो, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब कैलकुलेशन आएंगे, तो कैलकुलेशन आएंगे तो अपन लोगों को इसके बारे में कुछ अच्छे से और इस डिटेल पे जाने की जरूरत है। तो देखते हैं अपन लोग कि अपन को क्या क्या जानने की जरूरत है ना। तो देखिए अपन लोग अब जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स किसके लिए है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। याद रखना मैं एमॉर्फस सॉलिड की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो अपन लोग ऑलरेडी पहले कंपेयर कर चुके हैं, है ना। अपन अब जितना डिस्कशन करेंगे वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए करेंगे। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहली चीज जो पॉइंट है हमारे पास वो है स्पेस लेटिस, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम जालक। अब देखिए ये जो स्पेस लेटिस है इसका क्या मतलब होता है उसे आप लोग देखते हैं ना। अब देखो इसको अपन लोग बोल सकते हैं कि किसी भी 3 डायमेंशन के अंदर में, 3D के अंदर में जो पॉइंट्स बने हुए होते हैं जहां पर एटम्स रखे जाते हैं उन्हें अपन लोग क्या बोल देते हैं, स्पेस लेटिस बोल देते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए ऐसे मैंने ये छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाए हैं, है ना। इस तरह से ये मैं अपन यहाँ पे बोर्ड पे तो 2D में बना के देखते हैं एक बार। आप देखिए कि ये जो पॉइंट्स अपन ने बनाए हैं, अब ये एक हो गया एक शीट है ना, मतलब 2D बन गया। ऐसे अगर तुम 3D बना दें इसको तो देखो 3D में कहता हूँ मैंने बना भी दिया। अभी आपको 3D जैसा नजर नहीं आ रहा, मैंने बना भी दिया। अभी आपको लग रहा है सर आपको कैसे पता चला कि 3D बन गया या 2D बना। मैं अभी आपको ये सारा एक्सप्लेन करूंगा, मैंने इसको 3D में बना दिया। लेकिन आप देखो कि ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये पॉइंट्स का जो टोटल कॉम्बिनेशन है, मतलब मैं यहां से शुरू करके यहां तक की जब मैं बात करूंगा तो इस पूरी चीज को अपन क्या बोलने वाले, स्पेस लेटिस बोलने वाले, त्रिविम जालक। याद रखना त्रिविम जालक एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें एटम्स रखे जाते हैं अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है, इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, इन बिंदुओं को अपन बोलते हैं लेटिस पॉइंट, और जालक बिंदु इसे हिंदी में कहा जाता है ना। तो जालक बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां पर क्रिस्टल के अणु, परमाणु, आयन अथवा कोई और तत्व यहां पर अवेलेबल होते हैं, राइट। तो देखिए स्पेस लेटिस क्या होता है, लेटिस पॉइंट क्या होता है, ये दो चीजें अपनी क्लियर हुई। अगला जो पॉइंट है ना वो क्या होता है भाई, अपने सेकंड पॉइंट में क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टल लेटिस होता है, मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं यहां पर। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। 1 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जब ये कंप्लीट हो जाए तब मैं आप लोगों को यहाँ पर रिलेट करता हूँ कि जो चीज अपन ने पहले पढ़ी है क्या उससे इस चीज का कोई लेना देना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसका पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिया है, ये ना क्रिस्टल लेटिस इसने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए क्रिस्टल लेटिस को पहले अपन हिंदी में जान लेंगे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब देखिए क्रिस्टल जालक और इसका क्या फंडा है, ये चीज आप देखो एक बार। तो इसका फंडा क्या है, बहुत आसान है। देखिए ऊपर वाले डायग्राम से मैच करते जाओ, पहले आप इस लाइन को देख लो एक बार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने आपको यही तो कहा था। ये जो है अभी लिखने में आपको इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन सोडियम आयन, क्लोरीन आयन जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो देखो ऐसे बिंदु जहां पर क्रिस्टल के आयन, कण, मॉलिक्यूल, एटम अवेलेबल हो सकते हैं उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट बोलते हैं। अगर लेटिस पॉइंट पे आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स अवेलेबल हो जाए तो उससे बनने वाले लेटिस को स्पेस लेटिस नहीं बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। मतलब अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस प्रेजेंट हो गए लेटिस पॉइंट पे तो क्रिस्टल लेटिस बोल देना। लेकिन अगर खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसे अपन लोग क्या बोल देंगे, स्पेस लेटिस बोल देंगे। जिसमें क्या होना है, ये सारे
के सारे पॉइंट्स खाली हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स, यहाँ पर आयंस, यहाँ पर एटम्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। मतलब ये बात समझ में आ गया कि अपन लोगों को ये चीज, राइट। अब देखो, जब ये संरचना बन रही है तो अपन लोगों ने पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो लॉन्ग रेंज के होते हैं, मतलब ये इधर और इधर, ये इधर ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ, है ना। अब ऊपर नीचे की तरफ तो हो गया, एक पीछे की तरफ भी होंगे और ऐसा आगे की तरफ भी होंगे, तो इसका मतलब जो 3D में तो बहुत बड़ा होगा। तो क्रिस्टल जालक जो होता है, क्रिस्टल लेटिस जो होता है, वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब हमें इस बहुत बड़ी यूनिट को कैसे पढ़े अपन लोग इसके बारे में, तो अपन लोग एक और नई टर्म के बारे में बात करते हैं जिसे बोलते हैं अपन लोग यूनिट सेल। अब देखो, यूनिट सेल के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो चीजें पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, एटम की डेफिनेशन क्या होती है, परमाणु की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत सिंपल है ना सर। देखो कितना आसान सा काम है। आप लोग बोलते हो एटम तो वो होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, है ना। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है परमाणु। यही तो होता है। सबसे छोटी इकाई का मतलब हो गया, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों, एटम को तो डिवाइड किया जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड तो कर ही सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड करते हैं तो वो सबसे छोटी कैसे हो गई? बस गए ना आप लोग। अब देखो उसकी सही डेफिनेशन समझो। एटम किसी भी पदार्थ की होती तो सबसे छोटी इकाई है ना, ऐसी सबसे छोटी इकाई जो उस पदार्थ की सारे के सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर सके, उस छोटी से छोटी इकाई को अपन एटम बोलते हैं। और याद रखना, एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सीखा था अपन लोगों ने, एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस सीखा था ना अपन लोगों ने, तो कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये डिफरेंस अपन लोगों ने सीखा था। तो बस इसी चीज को अपन लोगों को यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्या होता है। बोले अगर उसका क्या लेना देना है इस यूनिट सेल से, तो देखो यूनिट सेल भी क्या होता है, तो यूनिट सेल भी जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस, स्मॉलेस्ट पार्ट। अब स्मॉलेस्ट पार्ट है तो कैसा, क्योंकि भाई अब देखो, अभी मैं आपके सामने यूनिट सेल मैंने बनाई नहीं है, यूनिट सेल भी बनाऊंगा मैं अभी आपके, फिर बताऊंगा कि यूनिट सेल को भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एटम को किसमें डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में डिवाइड किया जा सकता है, वैसे यूनिट सेल्स को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो भाई ये कौन सा सबसे छोटा पार्ट है, तो मैं लिखता हूं दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस व्हिच एक्सप्लेन्स all physical and chemical property of crystal। याद रखिएगा, सबसे छोटी से छोटी यूनिट, वो छोटी से छोटी यूनिट जो क्रिस्टल लेटिस की सारी प्रॉपर्टीज को समझा सके, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। एक एग्जांपल बना के देखते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक यहां पर क्यूब बनाया है। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, 1 2 3 4 लेटेस्ट पॉइंट्स है, जालक बिंदु है जहां पर कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस आ सकते हैं। वैसे ही कुछ जालक बिंदु यहां पर भी अवेलेबल हो सकते हैं, राइट। अब आप इधर आ जाइए, मैं यहां पर ज्वाइन करके देखता हूं, राइट। अब इधर देखो, ये 3D था ना बेटा। अब देखो, ये 3D अरेंजमेंट ही था, लेकिन डॉट 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 बनाने से अपन को वो चीज समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, देखो कैसा क्रिस्टल संरचना है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये यूनिट सेल है। बोले आपको कैसे पता चला ये यूनिट सेल है? देखो ये जो क्यूब है ये इस डायरेक्शन में और अरेंज किए जा सकते हैं, बॉटम डायरेक्शन में भी अरेंज किए जा सकते हैं, राइट।
टॉप डायरेक्शन में भी क्या किया जा सकता है, इसको अरेंज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब डायरेक्शंस में क्या किया जा सकता है, इनको अपन एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं। तो उस पूरे अरेंजमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या है, उस पूरे अरेंजमेंट का सबसे छोटा पार्ट एक एग्जांपल है। अभी अपन बहुत सारे टाइप की यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें देखिए ये एक सबसे छोटा एग्जांपल है जिसका मैं नाम लिख सकता हूं आप लोग के सामने, क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। घनीय एकक कोष्ठिका है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन लोग एकक कोष्ठिका। ठीक, तो इसका मतलब अब बोले कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसमें डिवाइड किया जा सकता है, यूनिट सेल्स को डिवाइड किया जा सकता है लेटेस्ट पॉइंट्स में। भाई यहां पर Na+ हो सकता है, तो दूसरे चालक बिंदु पे कोई जरूरी नहीं है Na+ हो, वहां पर Cl- भी तो हो सकता है। तीसरे चालक बिंदु पर Cl- हो जरूरी नहीं है, वहां पर Na+ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम इसमें से चाहें तो इस Na+ को बाहर निकाल सकते हैं, इस Cl- को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो यूनिट सेल को भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन डिवाइड कर दिया तो वो उसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझा पाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मैं कहता हूं 10 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन ले लो, कुछ समझ में आता है क्या, क्या बना, कौन सा एटम बना, आपको ये थोड़ी पता चलता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आप यहां पर से 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन ले लीजिए, है ना, इससे कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन मैंने कहा जी सोडियम ले लीजिए, तो ऑटोमेटिकली देखो कहानी क्या होती है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनसे मिलकर कुछ इफेक्टिव रिजल्ट आया। सोडियम सॉलिड होता है, सोडियम ज्वलनशील होता है, सोडियम को हवा में नहीं रख सकते, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, सोडियम को डार्क में रखा जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन के आती है ना, वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक वैसे ही क्रिस्टल संरचना की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझाना है, तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल बोल देते हैं। और इस यूनिट सेल को अगर डिवाइड करने को बोले कि इसमें क्या क्या आ सकता है, तो यूनिट सेल के अंदर में लेटेस्ट पॉइंट्स आ सकते हैं जिससे इसको डिवाइड किया जा सकता है। इनको बाहर भी निकाले जा सकते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स को, मतलब यहाँ से Na+ Cl- बाहर निकाले जा सकते हैं, लेकिन निकालने से प्रॉपर्टी नहीं समझाई। ये बात हमको समझ में आया बच्चों। अब मैंने भी आपको एक पॉइंट बोला था कि मैं देखो यूनिट सेल, अब देखो सबसे छोटी चीज मिल गई जहां से अपन पढ़ाई करेंगे, है ना। 11th क्लास में भी एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको अगर अपन ने पढ़ लिया तो इसका मतलब उसकी पूरी चीज के बारे में पढ़ लिया ना अपन लोगों ने। तो ठीक वैसे अगर मेरे को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानना है तो मुझे अब स्पेस लेटिस नहीं जानना है, मुझे क्रिस्टल लेटिस के बारे में नहीं जानना है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसकी लेनी है, यूनिट सेल की। क्योंकि जो सबसे छोटा पार्ट है उसे समझ लो, उसे समझ लिया तो इसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी क्या बच्चों, हो जाएंगी ना। बस इसी चीज से अपन लोग शुरू करते हैं, है ना, अगला पॉइंट कि यूनिट सेल्स को अपन लोग और कैसे डिफाइन कर सकते, ठीक है। बच्चों आप लोग जब कभी कार खरीदने जाओ या किसी ने कार खरीदी है, तो उस पॉइंट से अगर तुम सोचे तो कार, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, स्विफ्ट डिजायर आप लोग देख लीजिए, है ना, उसका एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। तो जब अगर स्विफ्ट डिजायर लेने गए तो मान लो दो फ्रेंड है जो स्विफ्ट डिजायर लेंगे, अगर एक फ्रेंड ने स्विफ्ट डिजायर खरीदी 5 लाख रुपए, एग्जांपल है, आप कितने में भी खरीदे, है ना, मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक पर्सन ने, एक फ्रेंड ने जो है स्विफ्ट डिजायर खरीदी 5 लाख रुपए में, जबकि एक दूसरे बंदे ने भी स्विफ्ट डिजायर ही खरीदी, वो खरीदी 6,10,000 रुपए। तो यार स्विफ्ट डिजायर तो स्विफ्ट डिजायर ही है ना, एक ने 5 लाख में खरीद ली, एक ने 1,10,000 रुपए ज्यादा क्यों दिया। तो जरा सोचो, आप लोगों के दिमाग में इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आया, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बोल रहे हो सर हो सकता है 5 लाख वाली बेस मॉडल हो और जो 6,10,000 रुपए खरीदी है वो सेकंड टॉप मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, ऐसा आप लोग के दिमाग में चल रहा है ना। तो ठीक वैसे ही बेटा यहाँ पर हम लोग जो अगले टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, है ना। अब देखो मैंने कहा कि टाइप ऑफ यूनिट सेल्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा बस। पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, है ना। प्रिमिटिव का मतलब प्राथमिक, हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, प्राथमिक एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब प्राथमिक का मतलब बेसिक, इसका वर्ड के साथ में लिख देता हूं बेसिक मॉडल,
है ना, याद रखना है ये बेसिक मॉडल है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो क्या हो सकता है, तो दूसरे जो है वो अलग अलग टाइप से हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, है ना। उसका नाम अपने पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेंटर्ड यूनिट सेल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, एडवांस्ड, या फिर ये कह सकते हो ये कैसे वर्जन है, हायर वर्जन। देखो अब एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि अब हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो थोड़ा सा फोकस करना, अब अपन लोग सॉलिड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग फोकस कीजिएगा ढंग से। मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। अब इसका बेसिक मॉडल का क्या मतलब है, तो बेसिक मॉडल का मतलब है कि एटम्स कहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, एटम्स केवल और केवल कहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, कॉर्नर पे प्रेजेंट, राइट। एटम कहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, कॉर्नर पे होने चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी यूनिट सेल में अगर कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वो कौन सा यूनिट सेल हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा, बेसिक यूनिट सेल। ठीक, अब एक बात बताओ, गाड़ी के केस में बात करता हूं, जब आप टॉप मॉडल लेके आए, कार का मान लो आप टॉप मॉडल लेके आए, तो टॉप मॉडल में क्या चीज एक्स्ट्रा होती है, बोले सर उसमें सीट नहीं होती, उसमें सोफा सीट होती है। बिल्कुल सही बात। बेसिक मॉडल में क्या होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है क्या, नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम होता है, सोनी का डॉल्बी म्यूजिक, ये म्यूजिक, वो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है सर, जितने भी हमारे विंडो है या फिर ये जो, तो कैसे होती है, पावर फंक्शनिंग हो जाती है ना, पावर विंडो मिल जाती है हम लोगों को, ऐसा ही अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को लॉक पहले चाबी से घुमा के बंद करना पड़ता था, लेकिन अगर आपने टॉप मॉडल लिया है तो ऐसा रिमोट आ जाएगा, तो रिमोट से बंद किया, सारे गेट जो है, दरवाजे जो है कार के, वो बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ एडिशनल फीचर आता है, यही मतलब हुआ ना। मतलब आप, ऐसा तो नहीं होता है कि टॉप मॉडल लेके आते हो उसके अंदर में स्टीयरिंग नहीं होता है, टॉप मॉडल में टायर्स नहीं होते हैं, टॉप मॉडल में कार नहीं होती, बस सोफा सीट होती है, ऐसा तो नहीं होता। मतलब टॉप मॉडल में जो बेसिक मॉडल में होता है वो तो होता ही है, साथ में एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। तो ठीक वैसे याद रखना कि जब मैं सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूंगा तो सेंटर्ड यूनिट सेल में एडवांस वर्जन है, हायर वर्जन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सारे के सारे फीचर बेसिक मॉडल में थे, प्रिमिटिव मॉडल में थे, वो सारे के सारे फीचर्स तो यही रहेंगे रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और जुड़ जाएगा। जैसे आप देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अभी कौन सा यूनिट सेल है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर मैं इसके बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम रख दूं, बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम रख दूं, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेसिक के तो सारे के सारे, प्लस एक और क्या बन गया, ये बॉडी के सेंटर पर रखा, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंटर्ड यूनिट सेल रखा हुआ है। बॉडी के सेंटर पे आपने एक एटम रख दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, चलिए इसको हटा दीजिए ना, ये अपन को नहीं रखना है। अब इसके अलावा देखो और क्या हो सकता है, इसके अलावा मान लो ये जो है, इसको अपन बोलते हैं फलक, है ना, इस चीज को आप समझो, इस चीज को अपन लोग बोलते हैं फेस। ये ट्यूब का क्या है, फेस है। कितने फेसेस होते हैं ऐसे हमारे पास में, हमारे पास में टोटल 6 फेस होते हैं, राइट। देखो सारे आपको सामने नजर ही आ रहे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक सिक्स्थ पीछे की तरफ, है ना, 6 फेस होते हैं। इन फेस के सेंटर पर भी तो एटम रखा जा सकता है, यहाँ पर भी तो एक एटम रखा जा सकता है ना। तो ऐसे 6 फेसेस के सेंटर पे रखा जा सकता है, तो इसका मतलब बेसिक तो है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, फेस के सेंटर पे रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अच्छा और क्या बन सकता है, मान लो फेस की बात नहीं करते हैं, हटा दो इसको, फेस को यहाँ से, है ना, फेस को यहाँ से हटा दो बच्चों, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हटाओ इसको। अच्छा इसके अलावा देखो एक और बनता है, जैसे बोलते हैं एंड सेंटर, है ना, अंतः केंद्र, अंत केंद्र, जिसको ऐसा भी बोल सकते हो। तो अंत मतलब कोई भी दो अंत ले लो, है ना। तो देखो इसको कैसा बोल सकते हो, जैसे एक ये ले लिया, यहाँ पे ले लो, इस फेस के सेंटर पे ले लो। अच्छा इस फेस के सेंटर पे ले लिया, तो अपन इस एंड सेंटर को बोलते हैं ऑल्टरनेट फेस पे होना चाहिए, एकांतर फलक पे होना चाहिए। तो देखो इससे ये तो एकांतर नहीं हुआ ना ऊपर वाला, तो इससे नीचे वाला भी एकांतर नहीं हुआ, इससे जो सामने की तरफ है वो भी एकांतर नहीं हुआ, और इससे जो पीछे की तरफ है वो भी एकांतर नहीं हुआ। एक का अंतर होना चाहिए, तो बिल्कुल पास पास ही, एक का अंतर थोड़ी है उसके अंदर में। तो एक का अंतर आएगा तो तभी आएगा ना जब इसको यहाँ पे कोई चीज रखी जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, जालक बिंदु है, लेकिन अपोजिट एंड्स पे है ना, तो इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, अंतः केंद्र बोल देते हैं।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंटर्ड। बेसिक भी तो नहीं, ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? तो देखो इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम निकल के आएगा बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। हर बार कोई जरूरी नहीं है कि क्यूबिक यूनिट सेल ही आए, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगले का क्या नाम आ जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका क्या नाम आ जाएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। अब देखो बॉडी को हिंदी में आप लोग चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, काय केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, है ना, और इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ये अपन लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखो अपन को ये समझ में आया कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, दो ही टाइप की होती है, एक होती है प्रिमिटिव बेसिक प्राथमिक, और एक होती है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका को अपन अलग अलग बना सकते हैं, बॉडी के सेंटर पे भी हो सकता है, फेस के सेंटर पे भी हो सकता है, एंड सेंटर पे भी हो सकता है। याद रखना ये हायर वर्जन है, हायर वर्जन का मतलब बेसिक वाले सारे फीचर्स तो रहेंगे, मतलब कॉर्नर पे तो परमाणु रहेंगे। बताइए यहाँ पे समझ में आ गया क्या, आ गया? अब क्या हर बार मैं सिर्फ क्यूबिक 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 यूनिट सेल थोड़ी डिस्कस करता रहूंगा, है ना, और भी टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। तो अपन देखो आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें, है ना, इस क्यूबिक यूनिट सेल को अगर अपन और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें, चलो क्यूबिक छोड़ते हैं, सारे यूनिट सेल पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं, वो एक बार अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं वापस से आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ढंग से फोकस करना, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स हम लोग इसमें जोड़ने वाले हैं। देखो बच्चों, ये हमने क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सिस पे रख रहा हूँ, इसको मैं बना देता हूँ एक्स एक्सिस, इधर मैं इसको बना देता हूँ वाई एक्सिस, और इधर मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर से जेड एक्सिस। अब अगर ये क्यूब है तो क्यूब की क्या खास बात होती है, क्यूब की सारी भुजाएं समान होती है, ऑल एजेस आर सेम, यही तो मतलब बोलते हैं। तो देखो मैं एक्स एक्सिस पे इसको बोल देता हूं ओरिजिन, इसको ओ से लिख दिया, ये हो गया मेरा साइड ए, ये मेरा वाई एक्सिस पे इसका साइड हो गया बी, और यहां पर मेरा साइड हो गया। तो देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तो आप बोलोगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हाँ या ना, बताओ इस बात को समझ में आते हैं क्या? जब यहां तक की बात आपको समझ में आई तो देखो और भी तो कुछ है इसके अंदर में, तो आप यहां पे ये एंगल, इस एंगल को मैंने बोला अल्फा, इधर इस एंगल को मैंने बोला बीटा, और इधर एक्स और जेड एक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मैंने बोल दिया था। अब बताइए कितना एंगल होना चाहिए, करेक्ट स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया ना 90। तो एक चीज समझो, अपन ये सारे के सारे, अब जैसे एक बात बताओ, इसको ऐसा समझो, घन की जगह पर घनाभ बनाना है, क्या बनाना है, घनाभ बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है, तो उसकी सारी साइड सेम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना। दो साइड सेम हो सकती है, तीनों साइड सेम नहीं हो सकती है, तीनों अलग अलग भी हो सकती है, ऐसा भी तो बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर बार एंगल तो सेम रहेगा 90 90 90, लेकिन जो साइड्स है वो सेम नहीं होंगी, तो भी तो एक नई टाइप की यूनिट सेल बन जाएंगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पैरामीटर्स का मतलब, इसको अपन बोलते हैं एज पैरामीटर, एज मतलब भुजा, और इस पैरामीटर को क्या बोलते हैं, एंगल पैरामीटर। इन दो पैरामीटर्स के बेसिस पे अपन यूनिट सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन अब यही जानते हैं कि किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये अपन लोग अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं ना बेटा। एक चार्ट बना रहा हूँ, एक टेबल बनाऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर, वो चार्ट में अपन लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल्स डिस्कस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ यूनिट सेल्स है ना। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये तो कभी अपन ने डिस्कस, बेटा टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, पहली बात यूनिट सेल्स कितने तरीके से बनेंगे वो डिस्कशन। अब अपन ये देख रहे हैं कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पे, एज पैरामीटर और एंगल पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि अब अपन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एज मतलब भुजा और एंगल पैरामीटर, इनके बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, इनको डिफाइन कर रहे हैं, इनको अपन लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो इसको अपन एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, ये एक बार अब अपन लोग यहां पर थोड़ा देखिए।
काम करते हैं, यहाँ से इस हेडिंग को भी एक बार हटाते हैं ताकि पूरी की पूरी टेबल एक ही बार में बन जाए। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सीरियल नंबर, इधर हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ यूनिट सेल, इधर लिखते हैं एज पैरामीटर्स, यहां पे लिखते हैं एंगल पैरामीटर्स, ठीक है। कुछ और पार्ट भी जोड़ेंगे लेकिन वो थोड़ा रुक के जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं और क्यूबिक को हिंदी में बोलते हैं अपन लोग घनीय एकक कोष्ठक। बताइए जरा क्यूबिक यूनिट सेल की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर में साइड्स कैसे होती है? सारी साइड्स बराबर होती है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, राइट। एंगल क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो बोलते हो। दूसरा पॉइंट देखो, अभी मैं इस टेबल को लिखना ही है ना। अब देखो दूसरा जो है इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है टेट्राहेड्रल। हिंदी में नाम बाद में लिख दूंगा, एक बार आप समझते जाइए। टेट्राहेड्रल क्या है? टेट्राहेड्रल में क्या होता है? a is equals to b but not equal to c, बट एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एंगल अभी भी 90 डिग्री होते हैं। मतलब आप देखिए यह एक ऐसा घनाभ है जिसकी दो साइड बराबर है, तीसरी साइड जो है वो बराबर नहीं है ना। अब आप देखिए इसको किस तरह से बोला जा सकता है, इसको अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं द्विसमलंबाक्ष, मतलब दो भुजाएं कैसी है? समान। हिंदी में याद रखना द्विसम, दो भुजाएं समान है, दो भुजाएं समान है, तीसरी नहीं, राइट। अब देखो तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा अपने पास में यहां पर इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, है ना। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ऑक्टाहेड्रल है ना। अब ये ऑक्टाहेड्रल में क्या है आप उसकी पहले प्रॉपर्टी समझिए। a is not equal to b not equal to c but alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 डिग्री। चलिए जी अब इस चीज को देखो, इस चीज से अपन को क्या समझना है कि भाई ये क्या है? ऐसा घनाभ है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर नहीं है, लेकिन एंगल जो है वो यहाँ पर बराबर है। अब बताओ मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि मतलब एक समलंबाक्ष लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एक भी समान नहीं है ना, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये विषम लंबाक्ष, मतलब सारे के सारे जो लंबाक्ष है वो अलग अलग है, वो समान नहीं है ना बेटा। चलिए अब देखो अपन लोग 4 पॉइंट की बात करते हैं। 4 पॉइंट क्या होना चाहिए? 4th टाइप की हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है ना, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल तो आप सब जानते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? षटकोणी, यही तो बोलते हैं षटकोण कैसे बनाना है। तो षटकोण आपको क्या बोलता है कि a is equals to b but not equal to c, है ना। दो भुजाएं बराबर होती है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होती है ना। चलिए अब इधर देखिए, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और गामा यहां पर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, है ना। ये डेटा जो है अपन को याद रखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से, और आप चाहें तो इसको बना के भी देखें तो बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। देखिए ये क्यूबिक यूनिट सेल है ना, लेकिन अपन को तो कैसे बनानी है? 3D में बनानी है। देखो सारी की सारी 3D तो है, अपन लोग क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये तो मैंने डिस्कस किया, ये भी तो 3D में बननी चाहिए, तो 3D में बननी चाहिए इसका मतलब। कुछ ऐसी बनेगी क्या बच्चों? देखो एक बार मैंने पूरी नहीं बना रहा हूँ, आप इधर देखो, यहाँ पर एंगल कितना? 120, यहाँ पर ये एंगल कितना? 120, ये तो 120 है ना, सबके बीच में एंगल 120 है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना? 90 डिग्री है, ठीक है। अगर आप दूसरे एक्सिस के अलाउंग देखोगे तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो दो एंगल कैसे होते हैं इसमें? 90 के, और एक एंगल जो तल के ऊपर, प्लेन के ऊपर अवेलेबल होता है वो कैसा होता है? 120 डिग्री, राइट, ठीक है। अब अपन पांचवा टाइप देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा टाइप क्या होता है? वो है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। रोम्बोहेड्रल हिंदी में नाम बात करते हैं। अब देखो रोम्बस की बात करें, रोम्बस मतलब आपने एक चतुर्भुज, सम चतुर्भुज पढ़ा होगा क्लास 9-10 में कभी, है ना। रोम्बस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो रोम्बस क्या होता है बेटा, रोम्बस एक ऐसी चीज है, इसको आप ऐसा समझ लो, रोम्बस कैसी चीज है जिसमें सारी भुजाएं तो बराबर होती है, सारी साइड्स तो बराबर होती है, मतलब A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C होगा, लेकिन एंगल जो है वो तीनों भी बराबर होंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में 90 नहीं, क्योंकि देखो अगर ये 90 हो जाएंगे तो यही केस वापस बन जाएगा। क्या आप इस चीज को देख लेते हैं, है ना। अब देखो मैंने कहा कि तीनों साइड बराबर होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिताक्ष, इसको अपन लोग बोलते हैं ना, समत्रिताक्ष। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है त्रिसमनताक्ष, है ना, ऐसा भी लिखा होता है, ये हिंदी में अपन लोग को याद करना पड़ेगा, अपन इसको इसी तरह से लिखेंगे समत्रिनताक्ष। तीनों जो है वो कैसे हैं, यहाँ पर साइड्स कैसी है, समान। चलिए अब अपन और दो की बात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोक्लिन, ठीक है, और इसके बाद अगला भी लिख देता हूं, इसको अपन बोलते हैं ट्राइक्लिन, ठीक है। इनकी डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। डिटेल्स ये है कि इनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, बराबर नहीं है, है ना, ठीक है। दोनों ही केस में क्या है, इनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होंगी। A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90, और यहाँ पर बीटा ही एक ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पर ना अल्फा ना बीटा ना गामा कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। एक बार आप पूरी डिटेल चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक देखिए इसको कि इसको अपन लोगों को कैसे बात करनी है, क्या है ये चीज आपको देखिए, है ना। इसको अपन लोग बोलते हैं एकताक्ष, और इसको अपन बोलते हैं त्रिनताक्ष। लेकिन ये त्रिनताक्ष ही बोलना है, समान नहीं है, समान होगा तो रोम्बोहेड्रल बन जाएगा, यहाँ पर ये समान नहीं है ना। अब एक चीज देखो, यहां तक की तो बात हो गई कंप्लीट, शुरुआती 5 तो अपन लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है ना, 5 चीजें तो अपन लोगों ने देखी हुई, लेकिन अब और क्या बाकी रह गया है, तो देखिए और क्या बाकी रह गया है, इस चीज को अपन समझते हैं। ये टेबल में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो अपन को नहीं है, स्कूल लेवल पे सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली एक्टिविटी है, जहां पर इन 4 में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, इनमें से सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि ये 2-3 चीजें तो याद हो ही जाती है, ठीक है। अब क्या पूछ सकते हैं, अब देखो एक और चीज है, एक साइंटिस्ट था ब्रेविस, ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने इनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के डायग्राम बना रखे होंगे, बहुत सारे टाइप के, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेविस लेटिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस। मतलब ब्रेविस ने क्या किया था, हर टाइप के यूनिट सेल को और डिटेल में अपन को समझाना था। अब हर टाइप के यूनिट सेल को और डिटेल में समझाने का क्या मतलब है वैसे, तो इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि देखो मैं आपसे बात करता हूँ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल अब दिमाग में फिक्स है, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, और तीनों एंगल जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी यूनिट सेल तो बन ही सकता है ना, कॉर्नर पे तो एटम्स रह ही सकते हैं, और कहाँ पे रह सकते हैं इसके अंदर में एटम्स, वो अपन को जानना है। तो आप जरा समझो ब्रेविस ने क्या समझाया था, ब्रेविस ने ये बताया कि लेटेस्ट पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, बॉडी के सेंटर पे भी हो सकते हैं, फेस के सेंटर पे भी हो सकते हैं, और एंड सेंटर पे भी तो हो सकते हैं ना। तो ये चीज अपन को किसने बताई है, ये चीज अपन को ब्रेविस ने समझाई है ना। तो यहाँ पर हो गए ब्रेविस लेटिस कौन कौन से बनेंगे वो डिस्कस करेंगे, और अगला जो पार्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस, कितने ब्रेविस लेटिस बनेंगे ये कौन, ये भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बनते हैं हम। तो देखिए जो ब्रेविस साइंटिस्ट ने अपन को बना के दिए वो ये थे, एक तो प्राइमरी बेसिक है ना, उसके बाद के अंदर में बॉडी सेंटर, और उसके बाद में फेस सेंटर। ये किसमें बनते हैं, अपने क्यूबिक में बनते हैं। ये चीज सबको क्लियर होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर अपन टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, 2 ही बनते हैं। कौन कौन सी बनती है, प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक एकक कोष्ठिका बनती है, और कौन सी बन सकती है यहाँ पर एंड सेंटर्ड बन सकती है। ये चीज सबको क्लियर है। आगे बढ़ते देखो इन्हें अपन को याद ही रखना पड़ेगा, है ना, कैसे बनाए, क्योंकि ब्रेविस ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था वहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा आप देख लो, अब यहाँ पर प्राइमरी भी बन जाती है, फेस सेंटर भी बन जाती है, एंड सेंटर भी बन जाती है, और बॉडी के सेंटर वाली भी बन जाती है, ठीक। तो देखो यहाँ पर 3 टाइप के ब्रेविस लेटिस बनते हैं, यहाँ पर 2 टाइप के बनते हैं, और यहाँ पर 4 टाइप के बनते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो
हेक्सागोनल में एक ही टाइप का बनता है जिसे अपन लोग बोलते हैं प्राइमरी या प्रिमिटिव यूनिट सेल बन सकती है यहाँ पर। अगली बात करते हैं रोम्बोहेड्रल में, है ना। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, रोम्बोहेड्रल में भी एक ही टाइप की बन सकती है और उसे अपन बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में दो टाइप की बन सकती है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। और अगर अपन बात करें कि ट्राइक्लिनिक में कैसी बनेगी, तो ट्राइक्लिनिक में बनेगी प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगी, राइट। तो आप देखो यहाँ पर हो गया 1 1 2 और 1। एक बार टोटल देखिए कितने आते हैं हमारे पास में, तो टोटल आ गया 5 + 9 10 11 13 एंड 14। एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो अपन लोग यहाँ पर देखनी चाहिए, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कितने ब्रेविस लेटिस हैं। तो आप देखो ये तो आपको पता चल गया कि ब्रेविस लेटिस हो गए हमारे पास 14, लेकिन कौन से यूनिट सेल में, देखिए यूनिट सेल का नाम भी साथ साथ लिखा हुआ है, कौन से यूनिट सेल में कौन सा या कितने ब्रेविस लेटिस होने चाहिए ये अपन को ध्यान रखना है। एक छोटा सा नाम अपन लोगों ने गलत लिख दिया था, उसको सही कर दीजिए बच्चों कि अपन लोगों ने थर्ड पॉइंट में लिखा था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है ना। ऑर्थोरोम्बिक हिंदी में नाम सही लिखा हुआ है, इसको अपन लोग विषम लंबाक्षी बोलेंगे बस। ऑर्थोरोम्बिक मतलब हो गया कि ये एक ऐसा घनाभ है, एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी तीनों साइड ही बराबर है ना। बाकी की सारी थ्योरी वही है, बस नाम में अपन को ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक। तो टोटल मिला के अपने पास में 14 ब्रेविस लेटिस है। थ्योरी से रिलेटेड काफी काम हो गया है। तो इस लेक्चर में हम सबने जाना कि कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस बेसिस पे हम लोगों ने एज पैरामीटर्स और एंगल पैरामीटर्स के बेसिस पे कितने टाइप के यूनिट सेल्स बना सकते हैं, ये अपन लोगों ने जाना है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके कुछ कैलकुलेशन पार्ट पे डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल्स अपने कोर्स में क्यूबिक यूनिट सेल का ही सबसे ज्यादा डिस्कशन है, तो क्यूबिक यूनिट सेल्स को अपन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।